नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट से होंगे। ठीक है दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास से होंगे। और इससे पहले हम 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वो तीनों पार्ट देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियोस आपको बाल मनोविज्ञान से वहाँ पर मिलेंगे, सिद्धांत भी मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग उन सभी पार्टों को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले भी हम 30 क्वेश्चंस का 3 पार्ट बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है दोस्तों, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका सी टेट हो, सुपर टेट हो, है ना, यूपी टेट हो, आर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम जो कि टीचर से रिलेट करता है, टीचर रिलेटिव जो भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे ये तीनों या 4 या एक दो पार्ट और बना हुआ है, उस 1-2 पार्ट और आएंगे और उनको आपने ठीक से कर लिया तो आपका 60 से 70% मनोविज्ञान कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं, कोहलर संबंधित है। तो कोहलर किससे संबंधित है? तो कोहलर आपका अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, कोहलर किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से। ठीक है, कोहलर ने कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया था? तो कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था दोस्तों। ठीक है, कौन सा दिया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था वो वनमानुष पे किया था दोस्तों। किस पे किया था? वनमानुष पर। और नाम क्या था उसका? तो नाम था उसका सुल्तान। क्या था दोस्तों? सुल्तान। ठीक है, उस जो चिंपैंजी था, जो वनमानुष था, उसका नाम क्या था? सुल्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, नवजात शिशु की धड़कन कैसी रहती है? तो नवजात शिशु जो होता है उसकी धड़कन अनियमित रहती है दोस्तों। कैसी रहती है? अनियमित, कभी ज़्यादा कभी कम, अप डाउन होती रहती है, एक जैसी नहीं रहती दोस्तों। ठीक है, तो कैसी होती है? अनियमित होती है। ठीक है, नवजात शिशु की धड़कन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे पार्ट जितने हैं सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनको जरूर तैयार कर रहे हैं, आपका मनोविज्ञान की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। किसने कहा? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, किसने कहा था? तो ये रॉस ने कहा था। ये किसकी डेफिनेशन है? रॉस की डेफिनेशन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? तो एडोलसेंस स्टेनले हॉल की पुस्तक है दोस्तों। किसकी है? स्टेनले हॉल की। ठीक है, सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था पर सबसे ज़्यादा अध्ययन किसने किया है? तो स्टेने हॉल ने ही किया है दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने ये पुस्तक भी लिखी। ठीक है, और स्टेन हॉल कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे दोस्तों। ठीक है, कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी है स्टेने हॉल ने, बहुत ही मशहूर डेफिनेशन है। किशोर अवस्था तूफान, तनाव, विरोध, संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, अक्सर परीक्षाओं में आती रहती है तो आप उसको भी ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, किशोर अवस्था तूफान, तनाव और विरोध और संघर्ष की अवस्था है। किसने कहा था? ये स्टेने हॉल ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो किशोर अवस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 206। ठीक है, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से, उसकी जो वृद्धि होती है वो पूरी हो चुकी होती है लगभग उस समय पे। किशोर अवस्था में वृद्धि पूरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और शैशव अवस्था में कितनी होती है? तो शैशव अवस्था में 270 हड्डियाँ होती हैं, बाल अवस्था में 350 होती है। ठीक है, आप इनको भी तैयार रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। तो सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास कब होता है? तो वो किशोर अवस्था में होता है दोस्तों। किस में होता है? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था आपकी क्या होती है? 12 से 18 वर्ष। ठीक है,
तो यहाँ लगभग 16 वर्ष दे रखा है, तो 16 वर्ष की आयु में सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा है, कितनी है? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, प्याजे ने मुख्यतः 4 अवस्थाओं को वर्णन किया है। पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसकी आयु सीमा है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु सीमा 2 से 7 वर्ष है। तीसरी है अमूर्त, जिसकी आयु सीमा है 7 से 11 वर्ष। और चौथी है अमूर्त। ठीक है, मूर्त हो गई 7 से 11 वर्ष और अमूर्त हो गई 11 से 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, ये उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं प्याजे ने। प्याजे मूल रूप से स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या है? तो पिछड़ापन किससे मापा जाता है? तो वो शैक्षिक लब्धि से मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, शैक्षिक लब्धि होती है, उसी से उसका पता चलता है कि बच्चा पिछड़ा है या बच्चा तेज़ है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे शैक्षिक बुद्धि से पिछड़ापन मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। किस प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्धि 85 होती है? 85। ठीक है, तो किस प्रकार के बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो 85 होती है? वो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की। ठीक है, जो मानसिक रूप से अपंग होता है, मानसिक रूप से पिछड़ा होता है बच्चा, मंदबुद्धि बालक, उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 85 होती है। ठीक है, 85। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और एक ही बार लाइक करना है, 2 बार करोगे तो वो लाइक नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले दोस्तों आपको। ठीक है, आप किसी भी टीचर से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मनोविज्ञान उसमें पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है, तो आप यहाँ से अच्छी तरह से उसको तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है हमारा? व्यक्तित्व भिन्नता शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो व्यक्तित्व भिन्नता शब्द का जो प्रयोग है वो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? वो गाल्टन ने किया था दोस्तों। किसने किया था? गाल्टन ने। ठीक है, गाल्टन महोदय ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, किसी का कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई ठीना होता है, कोई बौना होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, सभी में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एक सा नहीं होता है। तो व्यक्तित्व भिन्नता की जो बात कही वो किसने कही थी? गाल्टन महोदय ने कही थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है हमारा? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ये कथन किसका है? ये कहा था किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, तो ये जेम्स ड्रेवर ने कहा था दोस्तों। किसने? जेम्स ड्रेवर ने बताया कि शिक्षा के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, शिक्षा एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को बदला जा सकता है, और व्यवहार क्या, व्यक्ति के जीवन को ही बदल देते हैं हम। ठीक है, शिक्षा के जरिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर की है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। अंधे लोगों की भाषा का क्या नाम है? तो अंधे लोगों की भाषा का नाम क्या है? तो वो है ब्रेन लिपि। क्या है दोस्तों? ब्रेन लिपि। और ब्रेन लिपि का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? वो किया था आपका लुई ब्रेल ने। किसने किया था? लुई ब्रेल ने। ठीक है, लुई ब्रेल। और लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? तो लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है, और ये पद्धति कब लागू की गई? तो ये 1821 में आई थी दोस्तों। किस में आई थी? 1821 में। ठीक है दोस्तों, और इसमें प्रत्येक आयताकार सेल में 6 बिंदु होते थे। ठीक है, 6 डॉट, उनके आधार पर ही ये बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अंधे लोगों की भाषा का क्या नाम है? ब्रेन लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार
शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो बालक है। ठीक है दोस्तों, क्या है? बालक। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे का जो विकास हो वो बच्चे को ध्यान में रखकर हो। बच्चे को शिक्षा दी जाए तो वो बच्चे को ध्यान में रख के दी जाए। ठीक है, बच्चे के हिसाब से दी जाए। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है हमारा? शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये पावलोव ने दिया था दोस्तों। क्या दिया था? पावलोव ने। और प्रयोग जो किया था वो कुत्ते पर किया था। किस पे किया था? कुत्ते पर। शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, जिसको जो बहुत ही मशहूर है, मेन नाम वही है उसका, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इस नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और ये कब दिया था? तो ये पावलोव ने 1904 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, 1904 में दिया था, प्रयोग कुत्ते पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। मानसिक विकास का संबंध है। तो मानसिक विकास जो होता है, माइंड जो डेवलप होता है, मानसिक विकास है, वो किससे संबंधित है? तो वो है आपका संवेदना से, प्रत्यक्षीकरण से और चिंतन से। ठीक है, इन तीनों से मस्तिष्क का विकास होता है दोस्तों। ठीक है, तो मानसिक विकास का संबंध किससे है? संवेदना से, प्रत्यक्षीकरण से और चिंतन से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक भी देखें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 16, तुम मुझे एक बालक दे दो। प्रश्न नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBIP में लगा लीजिए अब इसको। ठीक है, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। ये कथन किसका है? मतलब तुम मुझे एक बच्चा दे दो, जैसा आप चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। तो ये किसने कहा था? ये कथन है JV वॉटसन का। किसने कहा था? JV वॉटसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी हैं। कौन है दोस्तों? पेस्टोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। और मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह हैं आपके अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। याद रखिएगा, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अरस्तु। ठीक है, तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु और बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, अधिगम मनोविज्ञान के जनक हेबिंगहॉर्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। ठीक है, इनको भी आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। जलोढ़ा परीक्षण किससे संबंधित है? तो जलोढ़ा जो परीक्षण है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है दोस्तों। किससे? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से। और ये परीक्षण 12 से 14 वर्ष के बच्चों पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? तो संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? तो संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। अब संप्रेषण मीन्स क्या होता है? संप्रेषण का अर्थ क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि CTET या TET में पूछा जाता है, संप्रेषण। ठीक है, तो संप्रेषण का अर्थ होता है हम अपने विचारों के आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वो संप्रेषण कहलाती है। ठीक है, संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है वो संप्रेषण कहलाती है। हम जो अपने विचार हैं किसी के सामने प्रकट करते हैं और कोई हमारे सामने अपने विचार प्रकट करता है, तो वो जो लेना देना विचारों का है वही संप्रेषण है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। एक तो होता है हम अपनी भाषा के लिए लिखित रूप में किसी को दे सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। एक होता है अपनी भाषा को हम इशारों में कर सकते हैं। ठीक है, इशारों से बता सकते हैं उसको। ठीक है, तो संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? संप्रेषण के
दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक व अशाब्दिक, ठीक है, दो प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन पियाजे महोदय का है, ठीक है दोस्तों। और पियाजे ने बच्चों के लिए नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है, ठीक है। एक बार सीटेट में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है बच्चों को, तो वो पियाजे ने कहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं वो किलपैट्रिक हैं। कौन है दोस्तों? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया, ठीक है दोस्तों। किंडरगार्टन विधि की, तो किंडरगार्टन विधि के फ्रोवेल। कौन है? फ्रोवेल, किंडरगार्टन की। खेल विधि के आर्मस्ट्रॉन्ग है। डाल्टन विधि के हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है। और मारिया मॉन्टेसरी की, तो आप जानते हैं मॉन्टेसरी की, मारिया मॉन्टेसरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। इतना सा थोड़ा सा प्रयास तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 22। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं मुख्य? तो वो 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों, ठीक है। 3 अवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है। पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था, ठीक है। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। तो बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता हैं कौन है? अल्फ्रेड बिने, ठीक है, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने ही बुद्धि परीक्षण सबसे पहले दिया था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। स्पीयरमैन ने बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में तीसरा कारक कौन सा बताया? ठीक है, तो स्पीयरमैन ने 2 सिद्धांत दिए, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में तीसरा कारक कौन सा बताया? तो वो सामूहिक कारक है, ठीक है, समूह कारक, ठीक है, जो कि जी फैक्टर और एस फैक्टर से मिलके बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो गेस्टाल्टवादी जर्मनी के विद्वानों का समूह है, ठीक है, जर्मनी के विद्वानों का समूह, जिसमें कॉलर हैं, कॉफका हैं और बर्दिमर शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। ये तीनों, इन तीनों का जो समूह है वो गेस्टाल्टवादी कहलाता है, ठीक है। गेस्टाल्टवादी कहाँ के थे? जर्मनी की। इसकी गेस्टाल्टवाद की जो नींव रखी थी वो कब? तो वो 1912 ईस्वी में रखी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन ने दिया है दोस्तों, एरिक इरिक्सन ने, ठीक है। कहाँ के थे ये? अमेरिकन जर्मनी वैज्ञानिक थे, ठीक है। और अवस्थाएं कितनी बताई इन्होंने? 8। कितनी अवस्थाएं बताई? 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा है? तो मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा है? तो वो बांटा है आपका युंग ने, ठीक है, युंग बोल देते हैं उनको, तो युंग ने बांटा है। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा है उभयमुखी व्यक्तित्व, ठीक है। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए,